आज बात करते हैं शेक्सपियर के अजीम प्ले हैमलेट की। देखिए, हैमलेट पर बात करना जरा मुश्किल है क्योंकि हैमलेट को वेस्टर्न कैनन का सेंट्रल पॉइंट समझा जाता है। यानी मगरिबी दुनिया में जितना अदब लिखा गया उसमें जो सबसे ज्यादा मशहूर पीस है फिक्शन का, उसको हैमलेट कहते हैं। यानी हैरल्ड ब्लूम ने जब अपनी किताब वेस्टर्न कैनन लिखी, उन्होंने कहा वेस्टर्न कैनन का सेंट्रल पॉइंट है शेक्सपियर और शेक्सपियर का सेंट्रल पॉइंट है हैमलेट। तो यानी मगरबी अदब का सेंट्रल पॉइंट है हैमलेट। ये एक ऐसा प्ले है जिसके बारे में हर बड़े आदमी की एक राय है, हर बड़े फलसफी की एक राय है, हर बड़े राइटर की एक ओपिनियन है, हर बड़े साइकोलॉजिस्ट की एक ओपिनियन है। तो ये एक बड़ा ही डिस्कस्ड और ओपिनियन मेकिंग सा प्ले है। तो इस पर बात करना जरा मुश्किल है। हैमलेट पर बात करने से पहले मेरा ख्याल है 1-2 मिनट शेक्सपियर की ऑथरशिप पर बात कर लेते हैं। बहुत अरसे तक ये समझा जाता रहा कि ये प्लेज, ये जो 39 प्लेज हैं जो कहा जाता है कि शेक्सपियर ने लिखे हैं, वो शेक्सपियर जो एक छोटे से गांव स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुआ था, जिस गांव में स्कूल भी नहीं था, मतलब स्कूल था लेकिन क्या 4वीं जमात तक स्कूल था और कोई लाइब्रेरी भी नहीं थी, तो वो शख्स ये प्लेज नहीं लिख सकता। यानी ये डाउट बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया है। सिगमंड फ्राइड मरता मर गया, उसने यही कहा कि ये प्लेज उस आदमी ने नहीं लिखे जो वो छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मार्क ट्वेन भी यही कहता था कि ये प्लेज हो ही नहीं सकता कि उस आदमी ने लिखे हो। इसको ये लोग बार डल्ट्री कहते थे कि तुम लोग पागल हो गए हो, वो शख्स कैसे लिख सकता है। देखिए, शेक्सपियर के प्लेज में 2-3 चीजें हैं ना। एक तो उसने जबान ईजाद करी, इंग्लिश जबान ईजाद करी। कोई 2000 के करीब लफ्ज हैं जो उसने जीरो से ईजाद किए, यानी किसी लफ्ज को इस्तेमाल किए बगैर ईजाद किए, और टोटल शायद कहते हैं कि 5000 से ऊपर लफ्ज ईजाद किए, और ईडियम्स और एक्सप्रेशंस पूरी इंग्लिश जबान उसने ईजाद की। तो ये तो कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता हो, चाहे वो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता ना हो। इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है नॉलेज पर, क्योंकि नॉलेज तो हासिल करना पड़ती है। तो वो लोग कहते थे कि यार एक शख्स जब वकीलों के मामलात लिख रहा है, अदालत के मामलात लिख रहा है, तो ऐसे लिख रहा है कि जैसे उसने लॉ पढ़ा हुआ है। कोई सेलिंग के बारे में लिख रहा है, जहाज रानी के बारे में, तो ऐसे लिख रहा है जैसे उसने सारी जिंदगी शिप पे गुजारी है। कोई दरबार के अंदर की बातें लिख रहा है तो इस तरह से लिख रहा है कि जैसे एक शख्स दरबार के अंदर रह चुका है। एक आम आदमी जो दरबार गया ही नहीं, उसको क्या पता दरबार मतलब कोर्ट में कैसे बादशाह लोग बिहेव करते हैं। और साइकोलॉजी लिख रहा है तो इतनी डीप साइकोलॉजी लिख रहा है, फिलॉसफी लिख रहा है तो इतनी डीप फिलॉसफी लिख रहा है, जियोग्राफी के बारे में बातें कर रहा है तो जैसे कि दुनिया घूम के आया हुआ है। वो शेक्सपियर जो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुआ था, वो तो अपने शहर से बाहर गया ही नहीं, बस लंदन आया था, स्टेज एक्टर था। तो लैटिन लिख रहा है, बाइबल लिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने ये डाउट क्रिएट किया कि यार वो शेक्सपियर, वो जो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुआ था, वो ये सब इल्म हासिल नहीं कर सकता। इल्म तो हासिल करना पड़ता है ना, विजडम तो चलो आपको गांव में भी आ जाएगा, लेकिन लॉ तो पढ़ना पड़ता है ना। और इस थ्योरी को, जैसे मैंने आपसे कहा, मार्क ट्वेन और सिगमंड फ्राइड वगैरह ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आज की जो स्कॉलरशिप है, यानी पिछले 50-60 साल में, मेरा ख्याल है ये डिबेट अब दम तोड़ चुकी है। अब ज्यादातर लोग इस बात पर, यानी जो शेक्सपियरियन स्कॉलर्स हैं, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि नहीं, ये प्लेज उसी आदमी ने लिखे थे जो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुआ था, जो लंदन में पहले एक स्टेज एक्टर के तौर पर आया था और बाद में उसने लिखना भी शुरू किया, अपना थिएटर खोला और लिखना शुरू किया। तो अब ये डिबेट दब चुकी है। यानी जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि यार ठीक है, उसकी लिटरेरी जीनियसनेस तो अपनी जगह, जो उसने इंग्लिश जबान ईजाद करी वो तो अपनी जगह, लेकिन नॉलेज कोई इतनी खास नहीं है शेक्सपियर के प्लेज में। यानी अगर भाई वो वकालत लॉयर्स यानी लॉ की बातें लिख रहा है, तो वो लिंकन इन में परफॉर्म कर चुका था जब वो एक्टर था, तो वहां किसी लॉयर को दोस्त बना लिया होगा। बाकी समुद्री जहाज के बारे में उस जमाने में, यानी एलिजाबेथ के दौर में इंग्लैंड में सबसे बड़ा काम शिप बिल्डिंग था, हर आदमी शिप पे काम करता था, तो वो किसी टैवर्न वगैरह में कोई दोस्त होगा जिससे सीख लिया होगा।
और बाइबल का इल्म भी कोई इतना डीप नहीं है शेक्सपियर के प्लेस में। इतनी बाइबल सबको पता थी, मतलब बुक्स तक रसाई नहीं थी, लेकिन फिर भी सुन तो लेते थे ना मौलवियों को, तो इतनी बाइबल तो पता थी। और लैटिन भी कोई उसने डीप नहीं इस्तेमाल करी, जो नॉर्मल फ्रेजेस सब लोग यूज करते हैं वही उसने यूज किए। बाकी हिस्ट्री वगैरह जो उसने लिखी वो प्लूटार्क की जो हिस्ट्रीज की बुक थी वो ट्रांसलेट हो चुकी थी, वो उसके पास थी, तो उससे उसने रोमन हिस्ट्री लिख दी। तो आज के जो स्कॉलर्स हैं, और बल्कि वो कहते हैं कि उसने बड़ी गलतियां भी करी, ज्योग्राफी की गलतियां करी, किसी शहर में दरिया नहीं है वहां कश्ती चला दी, किसी के कमरे में पता नहीं कितने पुरानी कहानी लिख रहा है घड़ी डलवा दी, कहीं पे स्नोकर टेबल रखवा दी, तो गलतियां हैं शेक्सपियर के प्लेस में। तो आज की जो मॉडर्न स्कॉलरशिप है वो इस डाउट से बाहर निकल चुकी है। वो कहती है कि नहीं, शेक्सपियर ने ही ये प्लेस लिखे थे, ऐसा नहीं है कि कोई दरबार के अंदर बैठा हुआ था। और वो क्योंकि उस जमाने में मजहब मना करता था थिएटर करने से, मौलवी मना करते थे थिएटर करने से, तो वो अपना नाम छुपाकर उसने ये प्लेस शेक्सपियर के जरिए लिखवाए। शेक्सपियर को कैसे इतना इल्म हासिल हो गया, उस जमाने में तो किताबें सिर्फ कम लोगों के पास होती थी। लेकिन अब ये डिबेट दम तोड़ चुकी है। अब ज्यादातर स्कॉलर्स यही कहते हैं कि ये शेक्सपियर ने ही लिखे थे। सिगमंड फ्राइड के तो और भी बहुत सारे मसाइल थे शेक्सपियर के साथ। उसने किसी और वजह से शायद ये मानने से मर गया वो। उसने ये नहीं माना कि ये प्लेस शेक्सपियर ने लिखे हैं। खास तौर पे जो उसकी 4 ट्रेजेडीज है ना, जो जिसकी वजह से शेक्सपियर है, यानी मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर और हैमलेट, वो नहीं मानता था कि ये उस आदमी ने लिखे हैं जो इतने से गांव में पैदा हुआ था। तो ये मैंने कहा कि आपको शेक्सपियर की ऑथरशिप पे मेरा व्यू है वो बता दूं कि जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूं, जैसे हैरोल्ड ब्लूम वगैरह, जो बहुत बड़े शेक्सपियरियन स्कॉलर्स हैं, उनका यह कहना है कि यह प्लेस शेक्सपियर ने ही लिखे थे। देखिए, फिक्शन जो है ना, फिक्शन जो है वो, मैं आपको ये बात शायद समझ में ना आए, यानी ये बात थोड़ी मेच्योरिटी रिक्वायर करती है। फिक्शन जो है ना, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। यानी आपको फिलॉसफी में सच नहीं मिलेगा, आपको फिलॉसफी में मजा आएगा। यानी आप किसी भी सिस्टम गिविंग फिलॉसफर को पढ़ लें, कोई भी ऐसा फिलॉसफर जिसने सिस्टम दिया हो, कंप्लीट सिस्टम दिया हो, जैसे स्पिनोजा है, जैसे हेगल है, जैसे विटगेनस्टाइन है, जैसे जो सिस्टम गिविंग फिलॉसफर्स होते हैं, जब मार्क्स है, जब आप किसी भी सिस्टम गिविंग फिलॉसफर को पढ़ते हैं तो आपको फलसफे का चस्का लग जाता है। लेकिन फलसफे में सच नहीं है। 2500 साल हो गए फलसफा करते करते, हमें आज तक हमने एक भी सच आइडेंटिफाई नहीं किया फिलॉसफी में। तो फलसफे में सच नहीं है। यानी कि अगर आप आज की जो मॉडर्न फिलॉसफी है, यानी अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म, ये जॉन डुई के बाद से रिचर्ड रोर्टी तक, आप अगर इनको पढ़ लें, ये तो कहते हैं कि सच कुछ है ही नहीं, जस्टिफिकेशन है, सच कुछ नहीं है। यानी इस अपीयरेंस के पीछे रियलिटी कुछ नहीं है। यही है भाई, यही रियलिटी है। ये जो कहते हैं ना कि इस अपीयरेंस के पीछे रियलिटी है, कोई एक अल्टीमेट बीइंग है, कोई एक अल्टीमेट ट्रूथ है, वो एक यानी ग्रीक फिलॉसफी का रेजिड्यू है। यानी कि ग्रीक को क्या बोलते हैं, ग्रीक फिलॉसफी का रेजिड्यू है, यानी उसकी बाकियात है। ये जो हमारे ग्रीक फलसफी थे ना, यूनानी फलसफी थे, उनकी बाकियात है जो हम आज तक एक सच ढूंढ रहे हैं। सच कुछ नहीं है भाई। एक कमरे में 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, आपको सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, उसी कमरे में हम दोनों बैठे हैं, आपकी सच्चाई सर्दी है, मेरी सच्चाई गर्मी है। यानी समझ रहे, यानी सच कुछ नहीं है, एक सच नहीं है, हर चीज रिलेटिव है। तो फलसफे में आपको सच नहीं मिलेगा, तारीख में आपको सच नहीं मिलेगा। तारीख में हजरत ईसा का जिक्र नहीं है। यानी कितना बड़ा कैरेक्टर है तारीख का हजरत ईसा, उनका जिक्र नहीं है तारीख में। यानी जो इंडिपेंडेंट तारीख है, यानी ईसाइयों की तारीख में तो है, इंडिपेंडेंट किसी मौरिख ने, किसी हिस्टोरियन ने हजरत ईसा का जिक्र नहीं किया। वो जोसेफस ने 2 पैराग्राफ लिखे हैं बस, हजरत ईसा का जिक्र नहीं तारीख में। तो तारीख तो ऑर्डर पे लिखवाई जाती है। तो आपको फिलॉसफी में सच नहीं मिलेगा, आपको हिस्ट्री में सच नहीं मिलेगा।
अगर आपको सच मिलेगा ना तो वो आपको फिक्शन में मिलेगा। फिक्शन सबसे बड़ा सच है, यानी माइथोलॉजी सबसे बड़ा सच है, कहानियां सबसे बड़ा सच है, महाभारता सबसे बड़ा सच है, रामायण सबसे बड़ा सच है, एपिक ऑफ गिलगमेश सबसे बड़ा सच है, ओल्ड टेस्टामेंट सबसे बड़ा सच है, ग्रीक माइथोलॉजी सबसे बड़ा सच है। अब आप कहेंगे कि यार उसमें कोई उड़ रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है, ये सच कैसे है? वो फिर मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछे, मैं आपको बताऊंगा क्यों कहानियां सबसे बड़ा सच होती हैं, फिक्शन सबसे बड़ा सच होता है। तो इसलिए फिक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी समझने के लिए हमें ग्रीक ट्रेजेडी को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सब वहीं से शुरू हुआ है ना, सब यूनान से शुरू हुआ है। यूनान में सालाना एक उर्स होता था डायोनाइसिस का। उस डायोनाइसिस के थिएटर में सारे बड़े बड़े ट्रेजेडियंस आते थे और अपनी ट्रेजेडीज पेश करते थे, परफॉर्म करते थे, और फिर उनको इनाम दिया जाता था जो नंबर 1 आता था। हमारे पास सिर्फ 3 ट्रेजेडियंस के कोई 25-26 प्लेस पहुंचे हैं। एस्किलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज के 25-26 प्लेस पहुंचे, मैंने सारे पढ़े हुए। तो वहां पर ट्रेजेडी का आगाज हुआ। आप देखिए, एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि डायनाइसिस का जो सालाना उर्स होता था उसमें ग्रीक ट्रेजेडीज प्रेजेंट हो रही होती थी और सामने पेरिक्लीस बैठा होता था, सोक्रेटिस बैठा होता था, एरिस्टोफनीस बैठा होता था, परमेनिडीज बैठा होता था। यानी क्या दौर होगा। तो हजारों ट्रेजेडीज पेश हुई, हजारों ट्रेजेडियंस ने अपना काम किया, लेकिन हम तक 3 ट्रेजेडियंस के 25-26 प्लेस पहुंचे। ये जो ग्रीक ट्रेजेडी थी ना, देखें, आपको ग्रीक ट्रेजेडी समझ में आएगी तो फिर आपको शेक्सपियरियन ट्रेजेडी समझ में आएगी। देखें, यूनान में फ्रेडरिक नीचा ने अपनी किताब लिखी, ये बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। ये जर्मन फलसफी था, बहुत जीनियस आदमी था, लेकिन मैं ये किताब आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पढ़ें, यानी इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा यूनानी माइंडसेट को पहले होमवर्क करना पड़ेगा, फिर आपको ये बुक समझ में आएगी। लेकिन आपको इस बुक में से इतना कुछ मिलेगा नहीं, ये हवाई बातें हैं। लेकिन और ये बहुत छोटा था नीचा जब उसने ये किताब लिखी, मेरा ख्याल है 20-25 साल का था, तो अभी उसकी सोच इतनी मैच्योर नहीं हुई थी। अभी वो शोपनहावर के असर में था, अभी वो वागनर के असर में था। तो बाद में अपनी बहुत सारी बातें इस किताब में इसने रिट्रैक्ट करी, लेकिन इसमें इसने बताया कि ग्रीक ट्रेजेडी कैसे शुरू हुई और उसका क्या वैल्यू थी। देखिए, इसने कहा, देखिए फ्रेडरिक नीचा किया ना, आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। वो कहता था इस जिंदगी की सफरिंग से बचने के लिए हमें आर्ट दिया गया है कि हम आर्ट में अपने आप को ट्रांसेंड कर लें। जिंदगी की सफरिंग से बचने के लिए आर्ट में घुस जाएं, कुछ तख्लीक करें, कुछ क्रिएट करें। इसने लिखा कि यूनान में आर्ट के 2 खुदा थे, एक डायोनाइसिस और एक अपोलो। डायोनाइसिस मस्ती का खुदा है, जुनून का खुदा है, जज्बे का खुदा है। जुनून, जब आप डायोनाइसियन हालत में होते हैं आप ट्रांसेंड हो जाते हैं, आपकी रियलिटी कुछ और हो जाती है। आप जज्ब की हालत में होते हैं, सुरूर की हालत में, कैफ की हालत में आप कहीं और पहुंच जाते हैं। और आप जब वापस इस दुनिया में आते हैं तो आपको ये रियलिटीज बुरी लगती हैं, छोटी लगती हैं, आपको नौजिया सा होता है कि यार ये किस जगह में वापस आ गया हूं। आप डायनाइसियन हालत में कहीं और पहुंच जाते हैं। और दूसरा खुदा है अपोलो। मैंने कहा ना, आर्ट के 2 खुदा हैं, डायोनाइसिस और अपोलो। और ये डायनाइसिस जो है ये शराब का खुदा है, इंटॉक्सिकेशन का खुदा है, म्यूजिक का खुदा है, ये आपको ट्रांसेंड कर देता है। और अपोलो जो है ये आपको जमीन पे ले आता है। अपोलो जंग का खुदा है, स्ट्रेटेजी का खुदा है, डायलॉग का खुदा है, ये प्लानिंग का खुदा है, जंग का खुदा है। तो फ्रेडरिक नीचा ने कहा कि यूनान में जो ट्रेजेडी होती थी ना, वो ट्रेजेडी होती थी एक बड़े जबरदस्त इक्विलिब्रियम में। डायोनाइसिस और अपोलो के दरमियान यूनानियों ने एक बड़ा जबरदस्त बैलेंस क्रिएट कर लिया था। डायोनाइसिस को रिप्रेजेंट करता था कोरस एक टीम होती थी 6-8 लोगों की जो बैठ के गाती थी, रोती थी। और
अपोलो को रिप्रेजेंट करता था एक्टर जो डायलॉग्स बोलता था। चलो मैंने आपको इस बुक का साइनॉप्सिस भी दे दिया वीडियो किसी और पे थी, खैर अब आ गई बात। तो इसने लिखा कि यूनानियों ने एक बड़ा जबरदस्त बैलेंस स्ट्राइक कर लिया था डायोनाइसिस में और अपोलो में, यिंग में और यांग में, और वो नजर आता था उनकी ट्रेजेडी में। इसलिए उनकी ट्रेजेडीज एक थेराप्यूटिक काम करती थी यूनानियों के लिए। यह ट्रेजेडी बहुत काम की ट्रेजेडी थी यूनानियों के लिए। देखिए यूनान की जो ट्रेजेडी थी ना, यूनानी ट्रेजेडी, उसमें क्या था कि इंसान का और ऊपर वाले का एक स्ट्रगल था, एक मामला था, एक कॉन्फ्लिक्ट था। यानी इंसान का ऊपर वाले से कॉन्फ्लिक्ट है। और जो एलिजाबेथन ट्रेजेडी थी उसमें इंसान का इंसान से कॉन्फ्लिक्ट है। और शेक्सपियर ने ये जो ड्रामा लिखा हैमलेट, इसमें हैमलेट के अपने अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है, वो अपने आप को डिस्कवर कर रहा है। यानी हैमलेट को समझ भी नहीं आ रहा वो क्या करे। कभी ओफिलिया से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसी डायलॉग में कहता है नहीं करता हूं। कभी लगता है कि मां से नफरत करता है, कभी लगता है मां से प्यार, कभी लगता है बदला लेगा, कभी लगता है बदला नहीं लेगा। तो ये इवॉल्व हो रहा है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, समझ रहे हैं। ग्रीक ट्रेजेडी में इंसान के और खुदा के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, और बाकी जो एलिजाबेथन ट्रेजेडी है उसमें इंसानों और दूसरे इंसान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। और शेक्सपियर ने पहली दफा एक ऐसा प्ले लिखा कि इंसान के अपने साथ ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए मैं आपको एक ग्रीक ट्रेजेडी की मिसाल देता हूं। सबसे मशहूर जो ग्रीक ट्रेजेडी है वो है एडिपेक्स द किंग, एडिपेक्स द रेक्स। यानी इतनी मशहूर ग्रीक ट्रेजेडी है, ये मेरे पीछे जितनी किताबें हैं ना, ये इतनी बुक्स हैं, ये सारी वेस्टर्न कैनन की बुक हैं, मैं कोई भी बुक उठाऊंगा उसमें एडिपेक्स का जिक्र होगा। इतनी मशहूर प्ले है वेस्टर्न कैनन में। एडिपेक्स की कहानी क्या है कि भाई एडिपेक्स साहब गलती से अपने बाप का कत्ल कर देते हैं और अपनी मां से शादी कर लेते हैं गलती से, और उनके 4 बच्चे हो जाते हैं और वो बच्चे जवान हो जाते हैं। फिर वो बाबा आता है जिसको कहा होता है कि ये बच्चा फेंक देना, उसने फेंका नहीं होता, वो कहता है यार तुम तो वही बच्चे हो, तो बोलता है तुम्हें तो ये मुझे फेंकने को दिया था, तुम तो इसके बेटे हो। वो जब मां को पता चलता है कि मैंने अपने बेटे से ही शादी कर ली, वो जेकोस्टा जो है वो अंदर जाके कमरे में खुदकुशी कर लेती है। और एडिपेक्स कहता है कि नहीं यार, खुदकुशी तो मेरे लिए बहुत छोटी सजा है, खुदकुशी तो मैं नहीं करूंगा, मैंने अपनी मां से शादी कर ली और 4 बच्चे पैदा कर दिए और बाप को कत्ल कर दिया। वो कहता है, वो अपनी आंखें निकाल लेता है और फकीर बन के अपनी बेटी इलेक्ट्रा के साथ मांगना, शहर शहर मांगना शुरू कर देता है। क्योंकि यानी इंसान का और ऊपर वाले का कौन, उसका कोई कसूर ही नहीं था भाई। वो एक बाबे को दिया कि यार ये बच्चा फेंका ना, उसने फेंका नहीं, उसने शहर में दे दिया किसी को, बच्चा बड़ा होकर उस शहर का बादशाह बन गया। उधर से आया तो वो समझा डाकू है, उसने कत्ल कर दिया, वो उसका बाप था। फिर वो शहर के दरवाजे पे वो नाका लगा हुआ था, उन्होंने कहा वो स्पिंक्स ने फाइली पूछी है जो उसकी रिडल को सॉल्व करेगा, वो फिर दरवाजा खुलेगा, वो रिडल सॉल्व करता है। वो बोलता है अब हम आपको अपनी क्वीन से शादी करवाएंगे क्योंकि आपने रिडल सॉल्व करी है, तो वो मां से शादी कर लेता है, किसी का कसूर ही नहीं होता। यानी आप देखिए कि किसी का कसूर नहीं होता, लेकिन बस ट्रेजेडी हो गई। तो ग्रीक ट्रेजेडी में इंसान और ऊपर वाले का चल रहा है। तो फ्रेडरिक नीचा ने लिखा कि ग्रीक ट्रेजेडी में, चलो ये बुक भी पूरी कर दूं, छोटी सी एक बात रह गई है ताकि ये बुक भी तकरीबन एक तरीके से साइनॉप्सिस हो जाए आपको। मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि ये बुक पढ़ें, ऐसी कोई खास बुक नहीं है। इसने लिखा, अच्छा इस बुक में इसने हैमलेट के ऊपर एक जो नॉवेल, जो प्ले आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना हैमलेट, उसके ऊपर एक जबरदस्त जुमला लिखा है जिससे मैं 100% एग्री करता हूं। वो जुमला इस वीडियो के सबसे एंड में बताऊंगा जब हैमलेट की पूरी कहानी आपको सुना चुका हूं। क्या बात लिखी है, एक जुमले में सारा बता दिया। तो नीचा ने इस किताब में लिखा कि ग्रीक ट्रेजेडी जो थी उसने डायोनाइसिस और अपोलो में एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ था, और फिर एक उल्लू का पट्टा आया जिसने ये बैलेंस खराब कर दिया। उस उल्लू के पट्टे का नाम था सुकरात, और इसने और यूरिपिडीज का भी नाम लिया। उसने कहा कि सुकरात ने वो जो डायोनाइसिस था, वो जो जुनून था, वो जो बेहोशी थी, वो जो जज्ब था, मस्ती थी, बेहोशी थी, मदहोशी थी, उसको डाउन प्ले किया और अपोलो को अपग्रेड किया, जिसकी वजह से ग्रीक ट्रेजेडी का सारा बैलेंस आउट हो गया। तो सुकरात के बारे में बहुत बुरा भला लिखा है इस
इस बुक में उसने कहा कॉन्टेम्पलेट करो और जिंदगी, उसने कहा जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। वो सुकरात तो आर्ट के खिलाफ था, शायरी के खिलाफ था। उस जमाने में सारे ड्रामे शायरी में लिखे जाते थे ना, तो सुकरात ने ये सारा बैलेंस बर्बाद कर दिया। तो इस किताब में उसने सुकरात को ठीक ठाक सुनाई है कि वो अपोलो और डायोनाइसिस का बैलेंस बर्बाद करके चला गया सुकरात। अच्छा, ये इस बुक में अभी नीचा ने प्लेटो को इतनी नहीं सुनाई। देखिए, प्लेटो का जानी दुश्मन था नीचा। प्लेटो से देखिए, प्लेटो की इज्जत भी करता था, प्लेटो की इज्जत भी करता था, लेकिन बाद में आने वाली किताबों में इसने प्लेटो से जो दुश्मनी निभाई है ना, यानी ये कहता था कि प्लेटो हमें मरवा के चला गया। यानी चले मैं आपको ये देखिए, प्लेटो जो है ना, अफलातून जो है, वो मेरा वीक पॉइंट है। अच्छा, इस बुक में क्योंकि अभी तक ये शोपनहावर के अंडर में था, अभी तक ये वागनर के अंडर में था, तो अभी तक इसने जब भी प्लेटो का लफ्ज इस्तेमाल किया तो लिखा द डिवाइन प्लेटो। अभी तक प्लेटो की इज्जत कर रहा है। आगे इसमें इस बुक में सिर्फ सुकरात को बुरा भला कहा है कि सुकरात वो बैलेंस आउट करके चला गया। आगे आने वाली बुक्स में ये प्लेटो को भी बहुत बुरा भला कहेगा। देखिए, मैं आपको प्लेटो की एक बात बताता हूं, ये बात आप किसी को नहीं बताइएगा। प्लेटो जो है ना, मेरा वीक पॉइंट है। प्लेटो एक ही फलसफी दुनिया में पैदा हुआ है, उसका नाम है प्लेटो। बाकी सब ने प्लेटो पर कमेंट्री लिखी है। प्लेटो पे हम प्रोग्राम्ड हैं, प्लेटो हमारे डीएनए में है। हमें पता ही नहीं कि हम जो भी कर रहे होते हैं वो प्लेटो का दिया हुआ है। भाई, आप फलसफा कहीं से भी शुरू कर लें, कहीं से भी फलसफा शुरू कर लें, आप पहुंचेंगे प्लेटो पे। आप प्लेटो से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ भी कर लें आप। फ्रेडरिक नीचा वो बहुत बड़ा जीनियस फिलोसोफर था, प्लेटो से बाहर नहीं निकल सका। कोई भी फलसफी प्लेटो से बाहर नहीं निकल सका, चाहे आइडियलिस्ट हो चाहे मटीरियलिस्ट हो। प्लेटो प्लेटो है भाई। यानी मैं आपको एक बात बताऊं, कौन सा शख्स है जो 2500 साल से रेलेवेंट है इस दुनिया में? कोई एक शख्स बता दे प्लेटो के अलावा जो 2500 साल से रेलेवेंट हो। प्लेटो है, फिर प्लेटो के ऊपर कमेंट्री, यानी अफलातून है, और फिर अफलातून के ऊपर कमेंट्री है। मैं अरस्तु की जो मेटाफिजिक्स है मुझे बहुत पसंद है। अरस्तु की जो मेटाफिजिक्स है, जो उसकी बुक है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो क्या है? वो प्लेटो पे कमेंट्री है। उसने फॉर्म्स को और खोल के लिख दिया कि भाई ये 4 फॉर्म्स हैं। प्लेटो ने एक फॉर्म दी थी, उसने 4 कर दी। यानी प्लेटो से बाहर नहीं है आप। भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, हर चीज अपग्रेड हो गई 2500 साल में। अब थोड़ा सा हम टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन यह बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यूक्लिड, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इन्वेंट हो गई। ये जो लोग ज्योमेट्री जानते हैं ना, उनको पता है मैंने क्या बोला है। ये एक अर्थक्वेक से कम बात नहीं थी कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इन्वेंट हो गई। देखिए, फिलोसोफर्स का और ज्योमेट्री का एक पुराना साथ है। ये जो यूनानी थे ना, इनको साइंस का शौक नहीं था इतना। इन्होंने उतनी ही साइंस करी जितनी बगैर इंस्ट्रूमेंट के की जा सकती थी, क्योंकि ये लोग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बनाते थे। इनको हाथ से काम करना बहुत बुरा समझा जाता था कि यार हाथ से काम कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे, इंस्ट्रूमेंट्स से नफरत थी इनको। तो ये लोग साइंस सिर्फ वहां तक कर सके जहां तक बगैर इंस्ट्रूमेंट्स के कर सकते हैं। तो बगैर इंस्ट्रूमेंट्स के आप क्या साइंस करेंगे? इनको फलसफे का शौक था, इनके फलसफे की वजह से साइंस मारी गई। और ज्योमेट्री जो है ना, ज्योमेट्री एक मेटाफिजिकल टिंज है उसमें। ज्योमेट्री में एक मेटाफिजिकल, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आज 21वीं सदी चल रही है, हमें आज तक नहीं पता मैथमेटिक्स क्या है। हमें आज तक नहीं पता मैथमेटिक्स क्या। मैथमेटिक्स हमारा इंट्यूशन है, यानी कि हम लेके पैदा हुए हैं? क्या मैथमेटिक्स हमने इन्वेंट की है, यानी 2 + 2 4 होते हैं, ये मैंने इन्वेंट किया है? या 2 + 2 4 होते हैं मैंने डिस्कवर किया है, पहले से था? हमें नहीं पता। फलसफियों का, साइकोलॉजिस्ट का, फिलोसोफर्स का इस पर इजमा नहीं है। हमें नहीं पता मैथ्स क्या है, नहीं पता। अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान में यूट्यूबर बैठ के, वो पोर्टल और ये वो। हमें बुनियादी चीजें नहीं पता इस दुनिया की। मैथ्स क्या है हमें नहीं पता। तो ज्योमेट्री का, देखें, ज्योमेट्री में ना एक मेटाफिजिकल टच है, इसलिए
यूनानियों को ज्योमेट्री बहुत पसंद थी, अरिथमेटिक नहीं पसंद थी। अलजेब्रा तो खैर उन्होंने इजाद ही नहीं किया। अब मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूं कि दुनिया 2500 साल में सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ गई, प्लेटो अभी भी अपनी जगह खड़ा है। एक मिसाल देके ये समझाना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना, ज्योमेट्री का और फलसफे का बड़ा पुराना ताल्लुक है। अफलातून का जो स्कूल था उसका नाम था एकेडमी। उसके दरवाजे पे लिखा हुआ था वो शख्स अंदर आए जिसको ज्योमेट्री आती है। बल्कि अफलातून के अफलातून का ख्याल यह था कि ज्योमेट्री जो है वो ऊपर से आई है, यानी मैथमेटिक्स जो है वो आसमानी है, जमीनी नहीं है, इंसान ने नहीं पैदा करी, ऊपर से आई है। और पाइथागोरस तो कहता था कि पूरी दुनिया जो है ये इक्वेशंस में आ जाएगी, ये पूरी दुनिया ज्योमेट्रिक इक्वेशंस हैं, पूरी दुनिया में ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स है। वो तो तकरीबन नंबर्स को खुदा मानता था। वो पाइथागोरस तो अपना सारा माल लेके मर गया ना, वो सारा सीक्रेट रख के मर गया, इसलिए बहुत बड़ी चीज था। ये सारे पाइथागोरियन थे, परमेनिडीज, ये सोक्रेटिस, ये प्लेटो, ये सब पाइथागोरियन से। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा, बल्कि एक वो जो स्टीवन हॉकिंस थे ना, ब्रिटिश फिजिसिस्ट, जो बेचारे बीमार थे, कुर्सी पे रहते थे, और अल्लाह माफ करे उस हालत में भी उन्होंने अपनी बीवी के साथ चीट किया था। खैर, तो वो उन्होंने तो एक जगह ये कहा भी है कि एक दिन आएगा कि ये पूरी कायनात एक मैथमेटिकल इक्वेशन में आ जाएगी। यानी जितने लॉज अब तक डिस्कवर हुए ना, ग्रेविटेशनल लॉज और थर्मोडायनेमिक लॉज और मैग्नेटिक लॉज और ये सारे जो फिजिक्स के लॉज हैं, ये सारे एक इक्वेशन में आ जाएंगे, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ऐसा भी होगा। तो मैथ्स इतनी बड़ी चीज है, ज्योमेट्री इतनी बड़ी चीज है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखें, एक यानी सबसे पिछले 2000 साल से हम लोग जो ज्योमेट्री कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। चाहे आपको पता हो या आपको ना पता हो, कर हम रहे हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। एक यूनानी ज्योमेट्रिशियन था, उसने एक किताब लिखी, द एलिमेंट्स, वो ऊपर कहीं रखी होगी वो किताब, यानी हेगल ने लिखा कि मैंने वो किताब पढ़ के फलसफा शुरू किया। बहुत मशहूर किताब है, हर फलसफी ने पढ़ी होती है। सारे बड़े फलसफी ज्योमेट्रिशियंस होते हैं। स्पिनोजा ज्योमेट्रिशियन था, डेकार्ट ज्योमेट्रिशियन था, बर्ट्रैंड रसेल ज्योमेट्रिशियन था, विटगेनस्टाइन ज्योमेट्रिशियन था। सारे बड़े बड़े फिलोसोफर जो हैं वो ज्योमेट्रिशियंस होते हैं। तो क्योंकि ज्योमेट्री में एक मेटाफिजिकल टिंज है ना, तो हम लोग पिछले 2000 साल से जो ज्योमेट्री कर रहे हैं उसको बोलते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। वो राइट एंगल, ऑब्ट्यूस, एक्यूट एंगल, रेक्टेंगल, ये सारे एंगल जो दिए हैं वो उसने दिए। उसने किताब लिखी एलिमेंट्स। उस किताब में उसने 5 एक्सियम्स लिखे। एक्सियम्स कहते हैं कि यार ये 5 बातें मेरी मान लो। इन 5 बातों को अगर तुम मान लोगे तो बाकी आने वाले सारे थ्योरम आगे जो मैं लिखूंगा वो इन 5 बातों से प्रूव कर दूंगा। तो उसने 5 एक्सियम्स लिखे और फिर बहुत सारे थ्योरम्स लिखे। उन 5 एक्सियम्स को इस्तेमाल करके, एक्सियम कहते हैं कि ये मैं प्रूव नहीं करूंगा, इसको मान लो, और उन 5 एक्सियम्स से बाकी आने वाले सारे थ्योरम प्रूव किए। और पिछले 2000 साल से हम वो ज्योमेट्री इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक दिन हुआ कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इन्वेंट हो गई, यानी भौचाल आ गया दुनिया में, ज्योमेट्री की दुनिया में। यानी यूक्लिड ने जो 5 एक्सियम लिखे थे ना, उसका 5वां एक्सियम था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उसके सामने एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे सिर्फ एक लाइन ऐसी बनाई जा सकती है जो पहली लाइन के पैरेलल होगी और ये दोनों लाइनें कभी मीट नहीं करेंगी। अब 17वीं सदी में कुछ ज्योमेट्रिशियंस पैदा हुए जिन्होंने कहा नहीं यार, ये तो एक्सियम नहीं है, ये तो थ्योरम है, इसको तो हम प्रूव करेंगे। तो उस थ्योरम को प्रूव करने के चक्कर में एक आदमी ने नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इन्वेंट कर दी। भाई देखें, दुनिया स्फेरिकल है, दुनिया स्ट्रेट नहीं है। यूक्लिड की ज्योमेट्री स्ट्रेट है, दुनिया स्फेरिकल है। जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है तो आपको नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं वो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड पर भी इजाफा हो गया। कमाल नहीं है? आपको अगर नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का नहीं पता, आप एक छोटा सा कोर्स कर लें, आपको मजा आ जाएगा।
उसमें 90 डिग्री ऐसी है, मतलब वो एक अलग ही ज्योमेट्री है, क्योंकि दुनिया स्फेरिकल है। आइंस्टाइन ने जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी वो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे लिखी है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यूक्लिड पर भी, यूक्लिड की ज्योमेट्री अभी तक वैलिड है। उसका 5वां एक्सियम आज तक ना प्रूव हुआ ना डिसप्रूव हुआ। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में उसका 5वां एक्सियम डिसप्रूव हो गया, यानी वो पैरेलल लाइन वाला। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में अगर हम दुनिया को स्फेरिकल मान लें, स्ट्रेट माने तो यूक्लिड की ज्योमेट्री आज भी वैलिड है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। लेकिन नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इन्वेंट हो गई, यूक्लिड पर इजाफा हो गया, प्लेटो पर इजाफा नहीं हो सका आज तक। ये बताने के लिए मैं इतनी बड़ी तमहीद बांधी थी, यानी प्लेटो पर इजाफा नहीं हो सका आज तक। अब हम क्या करेंगे कि आपको हैमलेट की कहानी सुनाएंगे। देखिए, जब हम किसी बड़े राइटर को पढ़ते हैं ना, तो हम कहानी के लिए नहीं पढ़ते। यानी मैं जब फिक्शन पढ़ता हूं तो मैं कहानी के लिए नहीं पढ़ता हूं, बल्कि ये हैमलेट तो शेक्सपियर ने कोई पहली दफा थोड़ी लिखा था, इससे पहले लिखा जा चुका था। भाई ये तो डेनमार्क की एक पुरानी फोक दास्तान है, लोक दास्तान है। ये तो स्पेनिश में लिखी जा चुकी थी, पता नहीं जर्मन में लिखी जा चुकी थी, इटालियन में पता नहीं लिखी, बल्कि लंदन में प्ले हो चुकी थी शेक्सपियर से पहले। तो जो कहानियों के प्लॉट होते थे ना उस जमाने में, वो कॉमन होते थे। यानी ऐसा नहीं है कि हैमलेट को पहली दफा शेक्सपियर, बल्कि कहते हैं कि 10 साल पहले भी शेक्सपियर लिख चुका था हैमलेट। तो कहानी मेरे नजदीक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। यानी अगर कोई शख्स कोई बड़े राइटर को पढ़ने के बाद आपको उसकी कहानी सुना रहा है ना, तो इसका मतलब यह कि जूस उसने खुद पी लिया और छिल के आपको खिला रहा है। बहुत बड़े बड़े नॉवेल्स ऐसे लिखे गए जिनमें कहानी नहीं होती, बड़े बड़े नॉवेल्स, जैसे यूलिसीज है, इतना बड़ा नॉवेल है जेम्स जॉयस का, उसमें कहानी नहीं है। क्या कहानी है भाई? वो एक आदमी सुबह उठा, उसने वो किडनी काट के अपनी बेगम को खिलाई, बकरे की पता नहीं किसकी, और वो फिर बाहर चला गया, दोस्तों से मिल रहा है, अपने शहर में घूम रहा है, डबलिन शहर में घूम रहा है। मैं भी बहुत घूमा हूं डबलिन शहर में, और उसकी बीवी किसी और से लगी हुई है, बस उसको पता है। ये कहानी है, 800 पेज का नॉवेल है। अगर आप यूलिसिस समझ कर पढ़ लें, आपको इश्क हो जाए उस नॉवेल से। तो इस तरह के बड़े नॉवेल होते हैं जिसमें कहानी नहीं होती। यानी बड़े बड़े राइटर को मैं कहानी के लिए नहीं पढ़ता हूं। जैसे ग्रेप्स ऑफ रैथ है स्टाइनबैक का, उसमें क्या कहानी है? एक फैमिली है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है, गुर्बत की मारी फैमिली। एक चैप्टर स्टाइनबैक ने कछुए के रोड क्रॉस करने पे लिख दिया, पूरा चैप्टर 3 पेजेस का, कि कछुआ कैसे रोड क्रॉस कर रहा है गर्मी में। यानी आप जब किसी बड़े राइटर को पढ़ते हैं, उसकी फिलॉसफी के लिए पढ़ते हैं, उसकी साइकोलॉजी के लिए पढ़ते हैं, उसके कैरेक्टर्स की डेप्थ के लिए पढ़ते हैं, उसकी एस्थेटिक्स के लिए पढ़ते हैं। मैं फिक्शन मोरालिटी के लिए नहीं पढ़ता। यानी टॉल्स्टॉय, जो बहुत बड़ा रशियन राइटर था, जिसको शेक्सपियर पसंद नहीं था, क्योंकि शेक्सपियर के यहां मोरालिटी नहीं है। यानी शेक्सपियर के यहां सही और गलत नहीं है, शेक्सपियर के यहां मजहब नहीं है, शेक्सपियर में आपको क्रिश्चियनिटी नहीं नजर आएगी, शेक्सपियर आपको कैथोलिक नजर नहीं आएगा, प्रोटेस्टेंट नजर नहीं आएगा। शेक्सपियर सही और गलत से ऊपर है। सही और गलत कुछ नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया, ट्रूथ कुछ नहीं है। तो वो रिलेटिव है ना, ट्रूथ रिलेटिव है भाई। बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे मुल्कों में होमोसेक्सुअलिटी को बुरा समझा जाता है, बहुत सारे मुल्कों में अलाउ किया जाता है। तो जिन मुल्कों में अलाउ किया जाता है वहां भी बुरा समझा जाता था पहले। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से चीजें इवॉल्व। कौन था वो? एलेक्स टर्निंग, वो जो इंग्लैंड का, वो जो जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जो मॉरिस कोड का तोड़ निकाला था, उसके साथ क्या किया? वो होमोसेक्सुअल था, उसके साथ क्या किया इंग्लैंड में? और आज इंग्लैंड में होमोसेक्सुअल्स का राज है। तो वो चीजें इंसान अपनी मोरालिटी रीडिफाइन करता जा रहा है ना। खैर, ये एक अलग बात थी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब आप किसी बड़े राइटर को पढ़ते हैं तो कहानी तो सरफेस लेवल पर एक चल रही होती है, उसकी इतनी आप इंपॉर्टेंस नहीं होती। अब वो रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट है, कोई डीप कहानी नहीं है। बल्कि सब छोड़े, फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की का नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, क्या नॉवेल है, 100 पेज का नॉवेल है, कोई कहानी नहीं है उसमें। भाई एक आदमी है जो सबको बुरा भला कह रहा है, मैं उससे भी नफरत करता हूं, मुझे उससे भी नफरत है, मुझे वो भी नहीं पसंद, मेरे जिगर में शायद कोई बीमारी है लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डॉक्टरों से भी नफरत है।
मैं इससे भी नफरत करता हूं, मैं सरकारी नौकर था और वो मैं लोगों को बहुत तंग करता था क्योंकि मुझे लोगों से नफरत है, मैं रिश्वत नहीं लेता था इसलिए मैं डबल तंग करता था। अब बस वो इस तरह की बातें कर रहा है। एक वो प्रोस्टिट्यूट थी, उसको जाके लंबा लेक्चर दिया कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो समझी गई अच्छा आदमी है भाई, मेरी मदद करना चाह रहा है। वो अगले दिन आ गई उसके घर, तो उसको जलील करके निकाल दिया कि मैं तो उस दिन सिर्फ क्योंकि बुरा महसूस कर रहा था किसी वजह से, कहीं से हार के आया था, तो अपनी गुस्सा निकालने के लिए मैंने तुम पे वो लेक्चर दिया था। मैं कोई तुम्हारी अच्छाई थोड़ी चाहता हूं, जो उसी उधर ही जाओ जहां से आई हो। तो वो नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, कोई कहानी नहीं है उसमें डीप। तो बड़े राइटर को हम कहानी के लिए नहीं पढ़ते। तो अब हम आपको इस नॉवेल की, इस प्ले की कहानी सुनाते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि डेनमार्क का एक शहर है, वहां पर एक किला है जहां बादशाह रहते हैं मलका के साथ। वहां पर कुछ गार्ड्स खड़े हैं जो किले के गार्ड्स होते हैं, और वो एक दूसरे से कहते हैं कि यार आज भी वो जिन नजर आएगा। मैं होरेशियो को बुला के लाया हूं। होरेशियो जो है वो जो प्रिंस हैमलेट है उसका दोस्त है। अच्छा, दो हैमलेट हैं, एक किंग हैमलेट है जो मर चुका है और एक प्रिंस हैमलेट है जो जिंदा है, जिस पर यह पूरा प्ले है। तो होरेशियो आता है, होरेशियो कहता है नहीं यार कोई जिन में नहीं होता, तुम लोग ऐसी बातें करते हो। 12 बजते हैं और फिर वो किंग हैमलेट का जिन नमूदार होता है। तो होरेशियो कहता है कि हाँ यार तुम लोग तो सही कह रहे थे, ये तो बिल्कुल हमारे जो पुराना किंग था जो 2 महीने पहले मरा है, ये तो बिल्कुल वही है, ये तो उसी का गोस्ट है, बिल्कुल उसी की तरह आर्मर पहना हुआ है, तलवार ली हुई है, बिल्कुल उसी की तरह चल रहा है। ये तो वाकई उसका उसी का जिन है, हमारे मरे हुए बादशाह का। तो होरेशियो उस जिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उससे बात नहीं करता है। तो होरेशियो कहता है कि ठीक है, मैं प्रिंस हैमलेट को, जो उसका बेटा है, उसको बताऊंगा कि तुम्हारे बाप का जिन हमें नजर आया था। और फिर वो गार्ड्स आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि यार हो सकता है शायद कोई बुराई आने वाली हो डेनमार्क पर, जो ये जिन हमें आकर उसकी इत्तला देना चाह रहा है। जब ये किंग हैमलेट जिंदा था, इसने नॉर्वे के बादशाह से डुअल लड़ा था, और डुअल की शर्त यह थी कि जो बादशाह जीत जाएगा दूसरे बादशाह को उसके सारे लैंड्स वगैरह मिल जाएंगे। तो हो सकता है नॉर्वे का बादशाह, जिसको हमारे किंग हैमलेट ने मार दिया था, उसका बेटा हमसे जंग लड़ने आ रहा हो। तो किंग हैमलेट जिसका 2 महीने पहले इंतकाल हुआ है, वो हमें इस बात की इत्तला देने शायद जिन की सूरत में आता हो। तो होरेशियो कहता है मैं जाकर प्रिंस हैमलेट को बताऊंगा कि तुम्हारा बाप का जिन हमें नजर आया है। अगला सीन कुछ इस तरह से है कि बादशाह और उसकी मलका चलते हुए आते हैं। जो क्वीन है वो किंग हैमलेट की बीवी थी, जिसने अब किंग हैमलेट के छोटे भाई क्लॉडियस से शादी कर ली है। और हैमलेट जो है, जो प्रिंस हैमलेट है, उसको इस बात पर बहुत गुस्सा है। वो अपनी मां को बार बार सुनाता है कि तुमने क्यों इससे शादी कर ली, क्लॉडियस से शादी कर ली, यानी मेरे बाप के छोटे भाई से शादी कर ली, यानी चाचू से शादी क्यों कर ली तुमने। देखिए, और वो क्लॉडियस और जो प्रिंस हैमलेट की मां है, वो दोनों उसको समझाते हैं कि तुमने इतना क्यों सर पे सवार कर लिया, बाप का इंतकाल, लोगों को मरना ही होता है, और मर गया तो क्या कितना अरसे तक रोते रहोगे, कब तक काले कपड़े पहन के रहोगे, थोड़ा सा अपने आप को चीयर अप करो। तो जो प्रिंस हैमलेट है वो इनकी बातें सुनता ही नहीं, उनको ये पसंद ही नहीं है। देखिए, शेक्सपियर ने ये नहीं बताया कि हैमलेट की मां ने चाचू से क्यों शादी करी। ये इस पूरे प्ले का सबसे बड़ा सीक्रेट है। यानी देखिए, अब आपको थोड़ी सी एक टेक्निकल बात बताता हूं। बाइबल में 2 आयतें हैं। एक ओल्ड टेस्टामेंट की आयत है जिसमें लिखा है कि भाई की बेवा से शादी कर सकते हैं। एक न्यू टेस्टामेंट की आयत है जिसमें लिखा है कि आप भाई की बेवा से शादी नहीं कर सकते। तो ईसाइयों पर आमतौर पर ओल्ड टेस्टामेंट अप्लाई नहीं होती। यानी ईसाइयों की और ओल्ड टेस्टामेंट की रिलेशनशिप मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई।
यानी अपना कोई पॉइंट प्रूव करना हो तो कहेंगे देखो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, और जब आप उनको कुछ कहो कि यार देखो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है हजरत सुलेमान ने इतनी शादियां करी, हजरत दाऊद ने इतनी शादियां करी, वो कहते नहीं 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 ओल्ड टेस्टामेंट को तो हम मानते नहीं है। तो वो एक अजीब सी रिलेशनशिप है उनकी और ओल्ड टेस्टामेंट की। तो ये चाचू से जो शादी करने वाला एंगल डाला ना यानी शेक्सपियर ने, ये खुद ही एक बहुत कंट्रोवर्शियल सा एंगल है, यानी एक डिफिकल्ट सी बात है कि यार ये बात सही है कि गलत है। बाप के भाई से जो इसने, मेरी मां ने जो बाप के भाई से शादी करी, ये सही करी या नहीं करी? हैमलेट पूरे प्ले में अपनी मां को बोलता रहेगा कि तुम इंसेस्ट कर रही हो। इंसेस्ट कहते हैं करीबी रिश्तेदार के साथ सेक्स करने को, यानी वो पूरे प्ले में बहुत दफा बोलेगा कि तुम एक ऐसे बेड पे सो रही हो जो इंसेस्ट करता है, यानी कि तुम अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सो रही हो। तो हैमलेट तो पूरे प्ले में मां को यह कहता रहेगा कि यह शादी जायज ही नहीं है। देखिए इंग्लैंड में ना जो विरासत का कानून है वो चलता है प्राइमोजेनाइचर पे, यानी कि सारी की सारी विरासत बड़े बेटे को मिलती है, छोटे बेटे को कुछ नहीं मिलता। यह उनका पुराना उसूल है। यानी कि किंग हैमलेट के मरने के बाद बादशाह बनना था प्रिंस हैमलेट को। अगर मां चाचू से शादी ना करती तो प्रिंस हैमलेट बादशाह बन, यानी इसकी बादशाहत मारी गई। यानी जैसे तुर्कों में रूल था ना, ऑटोमेंस में, कि जो भी भाई बादशाह बन जाएगा लड़ लड़ा के उस पर फर्ज था कि सारे भाइयों को कत्ल कर देगा। इसी वजह से तो सल्तनत उस्मानिया बर्बाद हो गई। 6-6 8-8 बीवियां होती नहीं, 12-15 बच्चे होते थे, 10 साल के हुए नहीं और उनको पता चल गया कि अच्छा मुझे सारे भाइयों को कत्ल करना है। यानी तुर्कों ने बड़ा अच्छा दौर भी देखा है, लेकिन बस जब इस चक्कर में लगे एक दूसरे को मारने के चक्कर में, तो वो बर्बाद हो गए तुर्क। और फिर वो मंगोल्स ने बर्बाद किया, तैमूर ने बर्बाद किया। लेकिन इंग्लैंड में क्या था? सारी जायदाद, सारी ताकत, सब कुछ बड़े बेटे को मिलेगा, और बड़ा बेटा मर जाएगा तो उसके बेटे को मिलेगा। तो हैमलेट की बादशाहत मारी गई। यानी शेक्सपियर ने यह नहीं बताया कि मां ने क्यों शादी करी चाचू से। यानी देखिए अब शेक्सपियर अपनी मां को बोलता है कि यार 2 महीने नहीं हुए थे मेरे बाप को मरे हुए और तुमने शादी कर ली। यानी कि बल्कि एक जुमला, शेक्सपियर इस पूरे प्ले में कॉमेडी करता, सॉरी हैमलेट, प्रिंस हैमलेट जो है इस पूरे प्ले में कॉमेडी करता रहेगा, बहुत जोक्स मारेगा। बोलेगा कि मेरे बाप की मैयत पे जो पेटिस बनाए थे वही तुमने अगले दिन अपनी शादी में गर्म करके खिला दिए। यानी बताना ये चाह रहा है कि अभी दफनाया, अभी तुमने शादी कर ली। और अभी तो प्रिंस हैमलेट को नहीं पता कि इसके बाप को कत्ल करवाया था, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं कि ये भी तो सोचता होगा ना कि अगर मां ने बाप के मरते ही चाचू से 2 महीने में शादी कर ली तो मां का और चाचू का कब से ताल्लुक चल रहा है? यानी मेरे बाप की जिंदगी में भी चल रहा था क्या? और कितना पुराना ताल्लुक है? अब ये सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब शेक्सपियर ने नहीं दिए। कितना, क्या मैं चाचू का बेटा हूं? भाई ये भी तो हो सकता है ना। यानी इसके दिमाग में ये सवाल भी तो आ सकता है कि मां कब से चाचू के साथ साइड है, या मां वाकई नहीं चाहती थी कि मैं बादशाह बनूं, या आगे चल के वो ये भी सोचेगा कि जब आगे चल के प्रिंस हैमलेट को पता चलेगा कि चाचू ने अपने बड़े भाई को मारा था तो वो ये भी सोचेगा कि क्या मां भी इन्वॉल्व थी इसमें। अब क्या होता है कि देखिए सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी है हैमलेट के बारे में। सिगमंड फ्राइड यानी आज इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक जमाने उसकी हिस्टोरिकल रेलेवेंस है। यानी वो कुछ भी कर लें आप, साइको एनालिसिस का बानी है वो, और फिलॉसफी में बहुत सारी चीजें उसने इजाद की हैं। यानी बहुत सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड का जो रिलेशनशिप है, और बहुत सारी चीजें उसने दी हैं। आज उसकी थ्योरी रेलेवेंट नहीं है, साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो गई है, लेकिन ये कि उसकी हिस्टोरिकल रेफरेंस है। उसकी एक थ्योरी है
जिससे कोई एग्री नहीं करता। मैंने तो नहीं देखा आज तक दुनिया में कोई एग्री करता हुआ। उसकी थ्योरी यह है कि शेक्सपियर अपनी मां से मोहब्बत करता है। मैं शेक्सपियर क्यों बोल रहा हूं, हैमलेट अपनी मां से मोहब्बत करता है, यानी एक आदमी और औरत वाली मोहब्बत, जिसका नाम उसने एडिपेक्स कॉम्प्लेक्स रखा है। वो कहता है, अब मैंने तो पूरा प्ले पढ़ा, मुझे तो वो अपनी मां को बुरा भला कहता हुआ नजर आया, बल्कि वो एंड में मां को बोलेगा कि आइंदा तुम उसके साथ सोना भी नहीं, चाचू के साथ, और मां कहेगी ओके, वो दिल से कहेगी या। तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि यानी जो पैदा होते हैं क्वीन की चाचू से शादी करने के की वजह से, कि भाई क्यों शादी कर ली, जो यानी कि प्रिंस हैमलेट के दिमाग में आ रहे हैं। अगली रात प्रिंस हैमलेट होरेशियो को कहता है कि मैं भी गार्ड्स के पास जाऊंगा और मैं भी देखूंगा ये कौन सा मेरे बाप का जिन है जिसका तुम लोग जिक्र कर रहे हो। तो प्रिंस हैमलेट अगली रात जाता है, 12 बजे वहां खड़ा होता है, इसके बाप का जिन आता है और सबके सामने इससे बात नहीं करता, इसको अलहदा लेके जाता है और इसके बाप का जिन इसको बताता है कि किस तरह से उसके छोटे भाई ने उसको कत्ल करवाया और फिर उसकी बीवी को वरगला कर उससे शादी करी। और इसके बाप का जिन प्रिंस हैमलेट से कहता है कि तुम्हें मेरे कत्ल का बदला लेना है। वो कहता है इन लोगों ने मेरे कान में जहर डाल के मुझे मारा था और तुम्हारा काम यह है कि अब तुम्हें मेरे कत्ल का बदला लेना है, अपने बेटे को बोलता है। और फिर हैमलेट जो है वो अपने दोनों जो दोस्त होते हैं होरेशियो और जो दूसरा गार्ड होता है उसको बोलता है यार किसी को बताना नहीं कि इस तरह से ये जिन आया था और इसने मुझसे बात की थी। देखिए इस प्ले की खूबसूरती यह है कि शेक्सपियर हैमलेट फौरन से जिन की बात का यकीन नहीं करता। वो जिन कहता है कि क्योंकि मुझे कत्ल किया था इसलिए मुझे बैरियल राइट सही से नहीं मिले, तो मेरी रूह को उस वक्त तक सही से तस्कीन नहीं मिलेगी जब तक मेरे कत्ल का बदला नहीं ले लिया जाएगा, मैं तड़पता रहूंगा परगेटरी में और ये वो। लेकिन हैमलेट, प्रिंस हैमलेट जो है वो इस बात को बाय नहीं करता, यानी ऑन फेस नहीं लेता। वो कहता है कि नहीं मैं इस पर इन्वेस्टिगेट करूंगा, हो सकता है ये डेविल हो सकता है ये कोई बुरा गोस्ट हो सकता है ये मुझसे कुछ गलत काम करवाना चाह रहा हो। देखिए यही तो कमाल है जो शेक्सपियर बताना चाह रहा है। नॉर्वे के बादशाह का बेटा फौरन से जंग लड़ने आ गया अपने बाप की लूटी हुई जमीन को लूटने के लिए, लेकिन शेक्सपियर यह बता रहा है कि हैमलेट जो है वो एक थिंकिंग मैन है। वो पुराने कोड पे नहीं चलता कि फौरन से तलवार निकालो और रिवेंज लेना शुरू कर दो, वो सोचता है। प्रिंस हैमलेट बहुत कॉन्शियस आदमी है, सोचता है, एविडेंस मांगता है, चीजों को इन्वेस्टिगेट करता है। वो रेनेसांस मैन है, यानी वो एक नया आदमी है। वो पुराने दौर के जो वो फौरन से जो रिवेंज कोड पे चलने वाले लोग हैं ना, अच्छा तुमने ये किया चलो मैंने ये किया, नहीं। प्रिंस हैमलेट अब सोचता है कि किस तरह से मैं इस जिन की बात को कॉरबोरेट करूं, ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अच्छा अब क्या होता है कि अपने बाप के गोश्त से मिलने के बाद और जब उससे ये वादा ले लेता है कि हाँ मैं तुम्हारा कत्ल का बदला लूंगा, अब हैमलेट जो है, प्रिंस हैमलेट जो है वो पागलों वाली एक्टिंग शुरू कर देता है। यानी कि कोई भी उससे कोई बात कर रहा है तो कुछ अजीब सा कॉमेडी सा जवाब दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है वो आगे से कुछ जवाब दे रहा है, बिल्कुल पैराबल्स में बातें करना शुरू कर देता है। देखिए शेक्सपियर से पहले जो हैमलेट्स लिखे गए थे ना, उसमें यह बताया गया था कि प्रिंस हैमलेट पागलपन की एक्टिंग इसलिए कर रहा होता है कि उसको पता होता है कि इसके चाचू ने मुझे मरवा देना है, अब इसलिए वो पागलपनी की एक्टिंग करता है कि यार मैं तो बादशाह बनना ही नहीं है, मैं तो उस लाइन में ही नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन ये जो शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा है इसमें चाचू का भतीजे को मारने का कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंस हैमलेट पागलपने की एक्टिंग शुरू कर देता है। कोई उससे जवाब पूछ रहा है, वो कोई जवाब दे रहा है। अब ये जो बादशाह है ये इसके दो पुराने दोस्तों को बुलवाता है जो इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, विटमबर्ग में, इसके साथ उनको बुलवाता है, उनको बोलता है कि यार चेक करो ये क्या हो गया इसको, ये क्यों इतना बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, किस चक्कर में ये, इसको क्या गम लग गया, पागल हो गया, क्या चक्कर है, इसको जरा इन्वेस्टिगेट करो। और एक और बादशाह का खास आदमी है पोलाइनस की बेटी ओफिलिया, जिसके साथ शेक्सपियर का हैमलेट का चक्कर है। वो आके बादशाह को बोलता है और
क्वीन को बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा बेटा हैमलेट पागल क्यों हुआ है, या ये जो पागल पने वाली हरकतें कर रहा है क्यों कर रहा है, ये मेरी बेटी के इश्क में पागल हो गया है। अब हैमलेट जो है वो स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा होता है, उल्टे सीधे जवाबात दे रहा होता है, रिडल्स में बातें कर रहा होता है। शेक्सपियर ने ये नहीं बताया कि ये पागल हो गया था या पागल होने की एक्टिंग कर रहा था। खैर, हैमलेट के वो दोनों दोस्त इसके पास आते हैं तो ये उनको बता देता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे चाचू ने भेजा है मुझ पर जासूसी करने के लिए। खैर, वो वापस चले जाते हैं। वो वापस जाके बादशाह को बता देते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि वो क्यों पागल हुआ है, या असली में पागल हुआ है या एक्टिंग कर रहा है। अब बादशाह पोलाइनस को बुलाता है कि यार तुमने कहा था ना कि तुम्हारी बेटी से इश्क में पागल हो गया है मेरा बेटा ओफिलिया से, मेरा यानी जो नेफ्यू है। तो क्लॉइडस जो बादशाह है वो कहता है कि ओफिलिया की और हैमलेट की एक मीटिंग रखो, और उस मीटिंग में हम उन दोनों की बातें सुनेंगे और फिर देखते हैं कि ये इश्क में पागल हुआ है या क्या इसके पीछे, इस मैडनेस के पीछे क्या मेथड है। अब ओफिलिया से जो मीटिंग है हैमलेट की, उससे पहले हैमलेट वो अपनी मशहूर सोलोलिक्वी बोलता है कि टू बी और नॉट टू बी, यानी कि वो कंटेम्पलेट करता है कि भाई जिंदा रहना चाहिए या मर जाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मरने के बाद सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो बड़ी अच्छी, बहुत जबरदस्त स्पीच है कि मौत क्या है यार, एक नींद ही तो है, नींद लेने में क्या मसला है, जिंदा रहा जाए, स्ट्रगल किया जाए या नींद ली जाए। खैर, वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि लेट इट बी, फॉर द टाइम बीइंग कोई एक्शन ना लो, लेट इट बी। तो अब ओफिलिया की और हैमलेट की मीटिंग होती है और ये बादशाह पीछे से सुन रहा होता है। तो ये हैमलेट अजीबोगरीब बातें करता है, कभी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, कभी कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, कभी कहता है जाओ मैंने जो तुम्हारे साथ गुनाह किए थे उनको अटोन करो, जाओ नन बन जाओ जाके। उल्टी सीधी बातें करता है। बादशाह पीछे से सुन रहा होता है। बादशाह समझ जाता है कि नहीं यार, ये कोई इश्क में पागल नहीं हुआ है, कोई ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये कोई और ही मामला है। दरबार में कुछ स्टेज प्लेयर्स आए हुए होते हैं जिनको बादशाह और मलका के लिए थिएटर प्ले करना होता है। तो हैमलेट उन लोगों को बताता है कि तुम लोगों को कौन सा सीन प्ले करना है। वो अपने बाप के कत्ल का सीन उनसे प्ले करवाता है और होरेशियो को, अपने दोस्त को, बोल देता है कि क्लॉडियस के चेहरे पर नजर रखना कि वो अपने जो उसने खुद कत्ल किया होता है उसका सीन देखकर उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशंस आएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि मेरे बाप का जिन सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। तो एक्टर्स आते हैं, बादशाह सलामत आके बैठते हैं, थिएटर शुरू होता है। उसी तरह से होता है कि एक बादशाह और मलका बड़े खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर बादशाह सोता है, इतने में कोई आदमी आता है, उसके कान में जहर डाल देता है, बादशाह मर जाता है। अब सामने से हैमलेट चीख के बोलता है कि अब ये आदमी इस मलका से शादी कर लेगा। अब ये सीन देखकर क्लॉडियस, जिसने एक्चुअली में अपने भाई को मारा होता है, इसी तरह मारा होता है कान में जहर डाल के, क्लॉडियस को बहुत गुस्सा आता है बादशाह को और वो उठ के अपने कमरे में चला जाता है। हैमलेट समझ जाता है कि इसी ने मारा है मेरे बाप को, जिन सही बोल रहा था। अब हैमलेट का असल इम्तिहान शुरू होता है कि क्या वो बदला लेगा या नहीं लेगा। देखिए, 400 साल से यही तो सवाल लोगों को खाया जा रहा है कि हैमलेट ने बदला लेने में या बदला लेने की तरकीबें सोचने में इतनी देर क्यों लगाई। तो अब हैमलेट को कम से कम यह तो यकीन आ जाता है कि मारा तो चाचू नहीं है। खैर, अब बादशाह जो होता है वो इरादा कर लेता है कि मैं अब हैमलेट को डेनमार्क में नहीं रहने दूंगा, मैं इसको इंग्लैंड भिजवा दूंगा। हैमलेट के दोस्तों को वो बोलता है कि रेडी करो, शिप रेडी करो और इंग्लैंड जाने की तैयारी करो। वही जो दो दोस्त होते हैं ना। इतने में हैमलेट की मां उसको बुलवाती है कि बादशाह बहुत गुस्से में है, तुमने बहुत बादशाह को ये किया वो किया। अब हैमलेट साहब जो हैं वो अपनी मां पे चढ़ जाते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया। वो गुस्से में आ जाता है। अब उसकी मां कहती है भाई ये पागल हो गया है कि असली में ये बिल्कुल ही बहकी बहकी बातें कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
अच्छा, इसकी माँ ने पोलाइनस को बोला होता है कि तुम पर्दे के पीछे छुप जाना, और मतलब पता नहीं ना कि पागल है, मुझ पे हमला ही ना कर दे। पोलाइनस बादशाह का खास आदमी था, जिसकी बेटी ओफिलिया है, जिसके साथ इसका पहले तो ताल्लुक था लेकिन अब तोड़ दिया इसने। तो इतने में कि ये अपनी मां से लड़ रहा होता है, इसको पीछे पर्दे से किसी के हिलने की आवाज आती है, तलवार निकालता है, उसको मार देता है, पोलाइनस को मार देता है। पोलाइनस बादशाह का खास आदमी था और मां से बदतमीजी करता रहता है कि तुम इंसेस्ट कर रही हो, तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो। इतने में इसके बाप का जिन आता है और इसको बोलता है मां से बदतमीजी नहीं करो। खैर हैमलेट कहता है कि बादशाह को नहीं बताना कि तुम जिन आया था। मां कहती है मुझे तो दिखाई नहीं जिन आया था, मुझे तो तुम पागल लग रहे हो, कौन जिन आया था, किससे बातें कर रहे हो तुम। अब पता नहीं वो मां सच बोल रही थी कि उसको जिन दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। खैर हैमलेट पोलाइनस की लाश ले जाता है और एंड तक नहीं देता है, बताता ही नहीं कहां गई लाश। यानी बादशाह आगे पूछेगा बता दो यार, पोलाइनस मेरा बड़ा आदमी था, वो कह रहा है तुम्हें बदबू आ जाएगी, जहां लाश होगी ना वहां से बदबू आ जाएगी। खैर वो मां जो होती है वो बादशाह को जाके बोल देती है कि भाई मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही पागल हो गया है, बिल्कुल ही बैकी बैकी बातें कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या हुआ है। खैर अब जो बादशाह होता है क्लॉडियस, वो हैमलेट को उसके दो दोस्तों के साथ इंग्लैंड भिजवा देता है और उनके हाथ में खत देता है कि यह खत जाके तुम्हें इंग्लैंड के एम्बेसडर को देना है। उस खत में यह लिखा होता है कि हैमलेट को मार दो, लेकिन हैमलेट वो खत तब्दील कर देता है और उसमें लिख देता है कि इन दोनों दोस्तों को मार दो। ये लोग वहां पहुंचते हैं, खत देखता है, इंग्लैंड वालों का इनका पुराना कर्जा होता है कोई, तो वो कर्जा उतारने के लिए वो इनको मार देते हैं। हैमलेट साहब वापस डेनमार्क की तरफ आना शुरू कर देते हैं। वो बीच में पायरेसी वगैरह का मामला होता है लेकिन वो डेनमार्क वापस आ जाते हैं। इतने में जो पोलाइनस का बेटा है वो भी कहीं से वापस आ जाता है जब उसको खबर मिलती है कि उसके बाप को हैमलेट ने मार दिया है। और उसकी बहन जो ओफिलिया है वो पागल हो जाती है जब हैमलेट उसको रिजेक्ट करता है। अब ये भी शेक्सपियर ने नहीं बताया कि हैमलेट ने उसको क्यों रिजेक्ट किया, उसका क्या कसूर था। और ये भी बताया है कि उसका और हैमलेट का फिजिकल रिलेशनशिप भी था, यानी आज से 400 साल पहले। ये बड़ा एक स्कैंडलस मामला है। तो खैर वो लड़की जो है वो खुदकुशी कर लेती है। अब ये क्लियर नहीं कि वो खुदकुशी करती है कि गिर के मरती है, लेकिन वो बस ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो खुदकुशी कर लेती है। तो जो उसका भाई है लियर्टस, वो वापस आता है। वो बादशाह से पूछता है कि हैमलेट कहाँ है। वो कहता है मैंने तो हैमलेट को भिजवा दिया, मैं हैमलेट के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा सख्तियां नहीं कर सकता था क्योंकि हैमलेट भाई कुछ भी हो प्रिंस है, वो आवाम उसके साथ हैं। तो लियर्टस कहता है कि यार ये क्या बात हुई, मेरे बाप को भी मार दिया जो तुम्हारा खास आदमी था, उसकी लाश भी नहीं दी, और मेरी बहन भी पागल हो गई, और उसको तुमने बगैर किसी हिसाब किताब के इंग्लैंड भिजवा दिया। खैर लियर्टस को पता चलता है कि हैमलेट वापस आ रहा है, तो ये उससे बदला लेने की प्लानिंग करता है। अब यहां पर वो ग्रेव डिगर वाला सीन है, वो बहुत मशहूर सीन है। लोग ऐसे भी लोग गुजरे जो अपनी खोपड़ियां थिएटर कंपनीज को दे के चले जाते हैं कि मेरा खोपड़ी इस्तेमाल करना इस सीन के लिए। बड़ा मशहूर सीन है। यानी हैमलेट वापस अपने शहर में आ रहा है और एक आदमी, दो तीन ग्रेव डिगर्स हैं, वो कब्रें खोद रहे हैं और कॉमेडी कर रहे हैं। यानी उनको हो ही नहीं है कि हम कोई इंसान का कोई एहतराम, इधर स्कल फेंक रहे हैं, उसका उधर फेंक रहे हैं। खैर हैमलेट उनसे बातें शुरू करता है। हैमलेट यानी कॉन्टेम्पलेट करता है कि क्या जिंदगी है यार, मिट्टी बन जाते हैं हम। तो ग्रेव डिगर्स ये बातें कर रहे होते हैं कि यार देखो ओफिलिया को ये लोग क्रिश्चियन बरियल दे रहे हैं, हालांकि उसने तो खुदकुशी करी थी। अगर वो अमीर औरत नहीं होती तो उसको क्रिश्चियन बरियल नहीं मिलता। यानी जो लोग खुदकुशी करते हैं, ईसाइयत में ये रूल है कि जो लोग खुदकुशी करते हैं उनको उनके क्रिश्चियन बरियल नहीं मिलता, उनको पॉपर बरियल मिलता है, पॉपर PAUPER। तो वो कहते हैं कि देखो अमीर औरत थी ना, इसलिए खुदकुशी के बाद भी इसको क्रिश्चियन बरियल मिलेगा, क्रिश्चियंस की तरह दफनाया जाएगा। खैर वो हड्डियां इधर स्कल फेंकते हैं, उधर फेंकते हैं। तो वो एक स्कल बताता है कि आपको पता है ये कौन था, ये बादशाह का जो महल नहीं है उसमें जो मस्करा होता है ना, ये वो मस्करा था। और हैमलेट कहता है इसको तो मैं जानता हूँ। हैमलेट ने उसको बताया नहीं होता कि मैं शहजादा हूँ,
हैमलेट कहता है इसको तो मैं जानता हूँ और इन होंठों को, और ये तो बड़े बड़े जोक्स थे इसके होंठों में, अब देखो कैसा खामोश हो गया। फिर वो दूसरा दिखाता है, बोलता है देखो ये किसी लॉयर का स्कल होगा, कानून की शिकें निकाल निकाल के बहस करता होगा, देखो कैसा मिट्टी बन गया। फिर वो अलेक्जेंडर का बोलता है कि यार अलेक्जेंडर भी मिट्टी बन गया होगा, बताओ, पहले वो किले तोड़ता था, फिर वो मर गया होगा, डस्ट बन गया होगा, फिर डस्ट बन के क्ले बन गया होगा, और फिर किसी किले की दीवार में वो अब मिट्टी बन के, पहले किले तोड़ता था अब किले जोड़ रहा है। तो इस तरह से वो एक जोक करता है। फिर वो बताता है कि तुम्हें पता है, ग्रेव डिगर बताता है कि पता है हमारा जो पागल हो गया था शहजादा, उसको इंग्लैंड भिजवा दिया गया। तो हैमलेट कहता है, हैमलेट उसको बताता नहीं कि मैं ही हूँ, हैमलेट उसको बोलता है क्यों, इंग्लैंड क्यों भिजवा दिया, डेनमार्क से इंग्लैंड क्यों भिजवा दिया। तो वो ग्रेव डिगर बोलता है यार सारे पागल इंग्लैंड में रहते हैं। खैर वो इतने में वो लियर्टस आ जाता है ओफिलिया को दफनाने के लिए। तो हैमलेट की और लियर्टस की थोड़ी सी मुंहमारी होती है। हैमलेट ओफिलिया की कब्र में उतर जाता है और उसको बोलता है तुम्हें पता नहीं है मैं इससे कितना प्यार करता था, 40,000 भाई इतना प्यार नहीं कर सकते जितना मैं करता था। तो खैर इन दोनों की थोड़ी सी मुंहमारी होती है, लेकिन लोग इनको अलग कर देते हैं। बस फिर हैमलेट और लियर्टस का एक डुएल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। क्लॉडियस और लियर्टस साजिश करके लियर्टस की तलवार में पॉइजन लगा देते हैं कि अगर हल्का सा भी हैमलेट को लगे तो हैमलेट मारा जाए। हैमलेट डुएल शुरू करने से पहले लियर्टस से सॉरी करता है कि यार सॉरी मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। अब ये पता नहीं कि उसके बाप के कत्ल की सॉरी कर रहा है या बहन के पागल करने की सॉरी कर रहा है। खैर क्लॉडियस जो बादशाह है वो एक ड्रिंक में जहर मिला के हैमलेट को पिलाने की कोशिश करता है, हैमलेट पीने से मना कर देता है। गलती से उसकी माँ पी लेती है, माँ मर जाती है। अब डुएल शुरू होता है तो हैमलेट को भी जख्म लगता है, फिर तलवारें स्वैप हो जाती हैं और लियर्टस को भी जख्म लगता है। दोनों को पता चल जाता है कि दोनों मरने वाले हैं, दोनों एक दूसरे से सॉरी कर लेते हैं। और हैमलेट कहता है मरने से पहले मैं क्लॉडियस को भी नहीं छोड़ूंगा। वो जहर का प्याला उठाता है, जो बाकी बचा हुआ जहर होता है वो जबरदस्ती क्लॉडियस को पिला देता है। तो सारे मर जाते हैं, बादशाह मर जाता है, मलका मर जाती है, लियर्टस मर जाता है, हैमलेट मर जाता है, पोलाइनस को तो पहले ही कत्ल कर दिया होता है, ओफिलिया भी मारी जाती है और वो दो दोस्त भी मारे जाते हैं। इतने सारे लोग मारे जाते हैं हैमलेट के पागलपन की वजह से। अगर वो कोई या तो सब्र कर लेता या वो कोई और तरीका अपना लेता कि डायरेक्ट उसके पागलपन की वजह से ये सारा खेल होता है। और हैमलेट मरने से पहले होरेशियो को बोल के जाता है, जो उसका दोस्त है शुरू से, कि ये कहानी लोगों को बताना, मेरी कहानी। खैर फोर्टिनब्रास आ जाता है, वो जो नॉर्वे का बादशाह है, वो डेनमार्क से बदला लेने आ जाता है। और वो जब आता है तो होरेशियो उसको कहानी सुनाता है कि इस तरह से हुआ, ये सारे मारे गए। तो होरेशियो जब वो उसको कहानी सुनाता है तो वो बड़ी इज्जत करता है हैमलेट की। और फोर्टिनब्रास जो नॉर्वे के बादशाह का बेटा है, जो अपनी ज़मीनें वापस लेने आया है, वो खुश होता है कि हमें ये सारी ज़मीन मिल गई डेनमार्क की, और उसको बोलता है कि अब हम हैमलेट को प्रॉपर बरियल देंगे। तो यहाँ ये नॉवेल खत्म हो जाता है। ये नॉवेल बोल रहा हूँ, प्ले खत्म हो जाता है। और इस नॉवेल के एक एक लाइन खूबसूरत है, और इसमें जो यानी सवालात आपके दिमाग में आते हैं जिनके जवाबात नहीं है कि हैमलेट ने इतनी देर क्यों लगाई, वो इतना इनडिसाइसिव क्यों था। तो उसका जवाब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेडरिक नीचा ने अपनी एक किताब में हैमलेट का जिक्र किया है। तो वो नीचा ये कह रहा है कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया ना कि डायनाइसियन मैन जो होता है वो ऊपर कहीं होता है, वो जुनून में होता है, वो एक खास कैफ में, एक सुरूर में होता है। और जब वो नीचे आके दुनिया को देखता है तो उसको नौजिया सा होता है। वो कहता है मैं क्या एक्शन लूं। तो नीचा ने अपनी किताब में लिखा कि ये जो लोग कहते हैं ना कि हैमलेट इसलिए बदला नहीं ले रहा था कि वो बहुत सोचता था, उसने कहा ऐसा नहीं है। नीचा ने लिखा हैमलेट इसलिए बदला नहीं ले रहा था क्योंकि वो बहुत जानता था, उसको पता था सब बेमानी है, मैं क्या बदला लूंगा, मतलब किसी, इट्स ऑल मीनिंगलेस। हैमलेट पहला एग्जिस्टेंशियलिस्ट कैरेक्टर है वेस्टर्न कैनन में। वो कहता क्या बदला लूंगा यार, मार भी दूंगा, ये लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। तो मैं ये पढ़ के सुनाता हूं आपको। नॉलेज किल्स एक्शन, एक्शन रिक्वायर्स द व्हील ऑफ इल्यूजन। यानी जो जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है ना, वो फिर बहुत ज्यादा
एक्शन नहीं लेता, वो उसको दोनों तरफ की चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि सब बेकार है यार, यहां भी बेकार है यहां भी बेकार है। जिसको बहुत ज्यादा पता होता है वो फिर एक्शन नहीं लेता। खैर ये बहुत सेक्शन नंबर 6 में पेज 60 पे वो है जो हेमलेट के बारे में उसने लिखा है। तो ये प्ले जरूर पढ़िए और आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो हमसे जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।